रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कवल जी दिखती रहो, आपको लेफ़्ट राइट होते रहना है, ठीक है। आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द यूएसएसआर एंड द रशियन फेडरेशन। मतलब बात इन दो चीज़ों पे हो रही है। हमने यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का फेज़ पढ़ना है, और यानी कि 1922 से 1991 तक का, और रशियन फेडरेशन यानी कि 1991 ऑनवर्ड्स। इसके पहले वाला वर्ड यहाँ अब नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, वो है रशियन एम्पायर, क्योंकि हमारे पिछले लेक्चर में हमने एक्सपेंशन ऑफ रशियन एम्पायर कर लिया। ओके, तो अब हमारे सामने ऐसा कुछ उभर करके आया जो कि जब हम रशिया को समझ रहे हैं इतिहास के टाइमलाइन के ऊपर, तो कुछ रशियन एम्पायर सा दिखता है, फिर एक यूएसएसआर सा दिखता है, फिर एक रशियन फेडरेशन दिखता है। रशिया के बनने की कहानी है ना ये, ऐसा ही महसूस होता है। तो अब हमने यूएसएसआर एंड रशियन फेडरेशन के रिलेटेड ईस्ट यूरोप जब हमने किया, तो हमने यूएसएसआर और रशियन फेडरेशन की कहानी वहाँ डिटेल में चर्चा कर ली थी। उसके लेक्चर को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, लगा देंगे। तो हम उस फॉर्मेट में जाने की बजाय इस टॉपिक को दूसरे फॉर्मेट से करते हैं। हम इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को पकड़ते हैं और चीज़ों पर फर्दर डिस्कशन करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। क्लीन करना मैंने सफाया नहीं, मतलब बेहतर करते हैं, साफ़ करते हैं। इसे डिटेलिंग कहते हैं। जैसे गहने की डिटेलिंग हो जाए, क्लीनिंग हो जाए और उभर के आता है ऐसे वाला क्लीन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय व्हाट प्रोसेस डिड द रशियन एम्पायर बिकम द सोवियत यूनियन? किस प्रोसेस को फॉलो करके रशियन एम्पायर सोवियत यूनियन बना? बाय व्हाट प्रोसेस डिड द रशियन एम्पायर बिकम द सोवियत यूनियन? तो यहाँ पर अब आपको कुछ बातें समझनी है। आओ देखो क्वेश्चन आंसर कैसे खूबसूरती से टॉपिक की तरफ ले जाते हैं। किरणजोत और रूपाली फुली फोकस्ड, अंडरस्टैंड, ठीक है कवल जी? सो द प्रोसेस इज द रेवोल्यूशन की प्रक्रिया की पालना की। ओके, रिस्पॉन्स करिए वरना लेक्चर बंद करें और जाएं, क्योंकि रिकॉर्ड तो हमने कर ही दिया पहले ही। किसकी प्रक्रिया की पालना की? हिंदी में क्या कहते हैं सुभाष? रेवोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं बेटा क्रांति। पता है, पर अचानक पूछा तो इसलिए भूल गए, पर जानते होंगे। सवाल आता है कौन सा रेवोल्यूशन? द रशियन रेवोल्यूशन। किन नामों से जान सकते हैं आप इसे? अक्टूबर रेवोल्यूशन और बोल्शेविक रेवोल्यूशन। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब हम रशिया के बारे में पढ़ते हैं, तो जिस क्षेत्र में आज रशिया है, उस जोग्राफिकल रीजन की अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस करें, तो दैट इज़ द आउटलाइन ऑफ रशियाज हिस्टोरिकल जोग्राफी। ओके, जिस क्षेत्र में आज रशिया उभरा, अगर हम उसे हिस्टोरिकली ट्रेस करते आएँ, तो रशिया की एक कहानी पैदा कर देंगे ना। कि कौन सी कहानी पैदा करेंगे? हिस्टोरिकल जोग्राफी पैदा कर देंगे। ओके, कि उस क्षेत्र का विकास कैसे कैसे किन किन के द्वारा किया गया, तो उसको समझो अब वन बाय वन। द रीजन्स अर्ली हेरिटेज, शुरुआती रूप में आज जहाँ रशिया है वहाँ पर क्या था, वहाँ पर कौन थे, समझो। वाइकिंग्स, तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, और पहला नाम है द वाइकिंग्स। सो वाइकिंग्स क्रिएटेड फोर्टिफाइड ट्रेडिंग टाउन कॉल्ड गोरोड्स। तो हम जानते हैं कि यूरोप के जो ऊपर के मुल्क हैं, जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, ये जो रीजन है, ऊपरी यूरोपीय क्षेत्र जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज़, इन रीजन्स के कुछ लोग बड़े मशहूर थे जिन्हें हम कहते हैं द वाइकिंग्स की किश्तियाँ बनाने की, शिप्स बनाने की क्षमता यानी कि स्किल्स, और नदियाँ और समुद्रों से, महासागरों से ट्रैवल करके नए नए क्षेत्रों को ऑक्यूपाई करना, व्यापार करना, ये क्षमता बहुत मजबूत थी। तो वाइकिंग्स इन मैनर में बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो इसीलिए वाइकिंग्स के द्वारा अलग अलग जगहों पर
ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाते थे, ट्रेडिंग सेंटर्स, और फिर उन ट्रेडिंग सेंटर्स को फोर्टिफाई भी किया जाता था। ये अंग्रेज़ों ने एक समय में भारत आके भी तो किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो यहाँ पर जो उनके ट्रेडिंग सेंटर्स थे, चाहे मद्रास है, चाहे कलकत्ता है, चाहे मुंबई है, उन्होंने उनको घेराबंदी की, फोर्टिफिकेशन, घेराबंदी मैंने फोर्टिफिकेशन, दीवारें खड़ी कर दी। तो इसलिए जो वाइकिंग्स के समय में शुरुआती जो जिक्र मिल रहा है वाइकिंग्स का, इस उत्तरी क्षेत्र में उन्होंने पहले, यूरोप और रशिया तो जुड़ा ही हुआ है ना, इस उत्तरी क्षेत्र में ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए और उन्हें फोर्टिफाई किया। इन्हें गोरोड्स कहते हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक शासक था र्यूरिक, और उसका जो क्षेत्र था उसे हमने कहा था द नोवोगोड। और अगर हम इसकी बात करें तो आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें उसे देखना चाहिए। देखिए, ये मैप से तो हम जानकार ही हैं। ये कौन सा मैप है? ये USSR है। इसमें रेड कलर का रशिया है सारा, और एक यूनियन यानी कि एक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक तो खुद रशिया था, और बाकी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स भी इसमें मेंशन है। वो कौन है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एस्टोनिया है, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और ये रशिया। तो ये तो USSR हो गया, लेकिन फिर ये ख़त्म हो गया ना, 1991 में तो ख़त्म हो गया। और ये आज की डेट में जो अब रशियन फेडरेशन है, उसकी मेन डिविजन्स, दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या है इनके नाम डिस्ट्रिक्ट्स के? ध्यान से देखो, वेस्टर्न साइड पे ये ब्लू कलर का नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये ऑरेंज कलर का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, ये ग्रीन कलर का वोल्गा, और ये लाइंस वाला साउथ डिस्ट्रिक्ट। तो अब नॉर्थ वेस्ट वाला जो ब्लू डिस्ट्रिक्ट है, ये देखिए, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आपके सामने हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल है। तो जो ऑरेंज कलर का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसकी तो कैपिटल मॉस्को है। जो ये लाइंस वाला डिस्ट्रिक्ट है, साउथ डिस्ट्रिक्ट, उसकी कैपिटल है रोस्टोव। जो ये ब्लू वाला डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वेस्ट का, उसकी कैपिटल है सेंट पीटर्सबर्ग। लेकिन ये जो वोल्गो वाला डिस्ट्रिक्ट है, उसकी कैपिटल आपके सामने है, दैट इज़ द नोवागोरोड। आई बात समझ में? तो गोरोड वर्ड का मतलब क्या है? द फोर्टिफाइड ट्रेडिंग सेंटर्स। कमल, गोरोड वर्ड का मतलब, और शुरुआती रूप में वाइकिंग्स द 12th सेंचुरी से भी बहुत पहले, तो वाइकिंग्स के आरंभ का समय समवेयर 10th सेंचुरी, 970, 980, 990 AD, उसके बाद का। तो उन जमानों से ही गोरोड बनाते आए वो ट्रेडिंग सेंटर्स। कोई पुराना रह गया, कोई नवा हो गया था, नोवो गोरोड, तो इस तरह से नाम आते हैं। ओके, क्लियर? तो हमने ये पढ़ा भी था जब हमने रूरिक शासक की बात की थी, से दैट नोवागोरोड, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन वाला जो है, इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ द नोवागोरोड। तो अलग अलग, तो इसी तरह से ये जो येलो डॉटेड रीजन है, इसकी कैपिटल है येकातेनबर्ग। यहाँ पर डॉट्स बने हैं, आपकी बुक में ये डॉट्स हैं, आपको पता लग जाएगा। तो ये यूराल वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, वोल्गा डिस्ट्रिक्ट, यूराल वाला रीजन द यूराल डिस्ट्रिक्ट, येकातेनबर्ग उसकी कैपिटल है। ये सारा बड़ा सा ये साइबेरिया है। और जब आप अपने मैप पे देखोगे भी, आपको ये शहर दिखेंगे जिनका मैं नाम यहाँ कैपिटल के फॉर्म में पढ़ रहा हूँ। आई बात समझ में? जब हमने एक मैप इसके पहले देखा था, आई देखिए, तो यहाँ पर ये नाम दिख रहे हैं ना, ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है सेंट्रल एशियन रेंजेस के ऊपर इस रीजन में, दैट इज़ नोवोसिबिर्स्क। NOVOSI बर्स्क, BIRSK, नोवोसिबिर्स्क। ओके, तो ये कैपिटल है किसकी?
हमने अभी पढ़ा द साइबेरियन डिस्ट्रिक्ट। साइबेरियन डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल नोवोसिबिर्स्क। इसी तरह से ये सारा का सारा फार ईस्टर्न है। तो अब आपको जब भी फार ईस्टर्न वर्ड यूज़ होगा तो आप ध्यान रखेंगे ये चुकची पेनिनसुला, कमचत्का पेनिनसुला, ये सारा का सारा व्लादिवोस्तोक, ये सखालिन आइलैंड सब उसमें आ जाएंगे। तो फार ईस्ट की कैपिटल कौन है? खबरोवस्क। खबरोवस्क, ओके। सो खबरोवस्क, क्लियर। ये फार ईस्ट की। बिल्कुल इसके अलग जब साइबेरिया की बात आई तो कैपिटल कौन है? नोवोसिबिर्स्क। जब यूराल की बात आई तो यकतेनबर्ग। जब बात वोल्गा की आई तो कौन है? नोवागोरोड। जब बात नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की आई तो कैपिटल कौन है? सेंट पीटर्सबर्ग। जब का बात सेंट्रल की आई तो कैपिटल कौन है? मॉस्को। और जब साउथ की आई तो रोस्टोव। इस तरह से आज ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देखिए कभी 15 रिपब्लिक्स का बना एक यूएसएसआर, लेकिन आज रशियन फेडरेशन की बात करें तो दे आर द मेजर डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें डिवाइडेड है वो। क्लियर कहानी। तो इसी तरह से शुरुआत अगर हम रशिया की हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को आउटलाइन करें तो स्टिक से ही समझा पाएंगे। ऐसे तो फिर आपको पता है मज़े कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, और मज़ा नहीं काम में तो आत्मा कहाँ से? आत्मन नहीं है ना। किसी काम में मज़ा नहीं है फिर भी कर रहे हो तो वो शरीर के लिए कर रहे हो, और अगर उसमें आप लिप्त हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो आत्मन है। तो वाइकिंग्स क्रिएटेड फोर्टिफाइड ट्रेडिंग टाउन्स कॉल्ड गोरोड्स। शुरुआत यहाँ से हुई है, ये गोरोड्स आए। फिर आगे समय बढ़ा और 1206 वो समय है मेरे बच्चे दीपांशु जब मंगोलिया से, चाइना के ऊपर एक कंट्री है ना मंगोलिया, तो जब मंगोलिया से एक शासक उभरा, नाम था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान मंगोल। ये मंगोल ही है मोगोल। मोगोल मने मोगुल, मोगुल मने मुगल। तो ये जो मंगोल होते हैं ना मेरे बच्चे, इनमें सक्सेसरशिप के राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि बड़ा बेटा ही आगे गद्दी संभाल लेगा, ये क्लियर नहीं होता। तो गद्दी संभालने के अधिकार स्पष्ट नहीं होते। इनमें सिस्टम दूसरा एग्जिस्ट करता है। वो क्या है? जितने बच्चे हैं उनमें एरिया डिवाइड कर दिया जाता है। जितने बच्चे हैं उनमें एरिया डिवाइड कर दिया जाता है। तो बना दी जाती हैं खनातें। खनात 1, खनात 2, खनात 3, इस तरह से खनातें बनती हैं। तो इसी तरह से चंगेज़ खान के भी बच्चे हुए, और उन बच्चों में से जो एक ब्रांच ऑफ मंगोल थी वो भारत की तरफ एंटर कर गए, बाबर वाली। पहले समरकंद में था वो। और एक ब्रांच ऑफ मंगोल वो भी थी जिसे कहते हैं द गोल्डन होर्ड। क्या कहते हैं उन्हें? द गोल्डन होर्ड, ओके। नेचुरल सी बात है कि जब आगे जाके मिडल ईस्ट पढ़ाऊँगा, सऊदी अरेबिया पढ़ाऊँगा, मंगोल पढ़ाऊँगा, पूरी तारें निकाल के रख दूँगा सबकी, वो भी सारा पढ़ा दूँगा। गोल्डन होर्ड कैसे थी, खनाते, ये वो सब पढ़ेंगे, बट अभी तो समय नहीं आया, अभी बस ये समझना है। तो वो गोल्डन होर्ड का यूज़ होगा आगे जाके, इसलिए बताया। अभी चंगेज़ खान जब उभरा, उसने सारे इलाके को कवर करना शुरू किया, जीतना शुरू किया। तो आज दिन तक दुनिया में साइज वाइज आज दिन तक दुनिया में साइज वाइज सबसे बड़ा एम्पायर चंगेज़ खान का है। चंगेज़ खान का कैसा एम्पायर था? शेरमुहा। ऐसे ही लगता था जैसे शेर बैठा है। दिखाएं शेर आपको? चलो दिखाते हैं। अच्छा, लिखा क्या है? यंगिस खान। बोलेंगे कैसे? यंगिस खान, यंगिस, ओके, यंगिस। तो लिखने में आता है यंगिस खान, जी से आता है, तो GANGHIS, यंगिस खान। आइए देखिए, आपको दिखाते हैं कितना बड़ा था।
देखिए शेर का मजा लीजिए, छोड़ा है कोई इलाका। तो कहानी कुछ ऐसी है कि पैसिफिक ओशियन से चालू होता है, माने स्टार्ट, ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी के ऊपर तक जाता है, ये सीधा बाल्टिक सी तक, पूरा एक एम्पायर। और नीचे कहाँ तक आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये कराची के बंदरगाह तक। रशिया आता था इतना कभी? बताइए मुझे। यूएसएसआर की फॉर्म में या रशियन एम्पायर की फॉर्म में कराची के बंदरगाह तक ये कब आए? नहीं ना। तो ये चंगेज़ खान का एम्पायर था। तो एरिया वाइज कंटिन्यूटी में सबसे बड़ा एम्पायर चंगेज़ खान का रहा है एक समय में। फिर ब्रिटिशर्स का एम्पायर सबसे बड़ा माना गया है। ब्रिटिशर्स का एम्पायर सबसे बड़ा माना गया है ग्लोबली उसके एक्सपेंस की वजह से। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहाँ ब्रिटिश एम्पायर फैला हुआ नहीं था। तो उस लिहाज से देखें ग्लोबल एक्सपेंशन के रूप में तो फर्स्ट ब्रिटिश, सेकंड चंगेज़, थर्ड रशियन एम्पायर। ओके, तो ये अब वाइकिंग्स ने अपने ट्रेडिंग टाउन्स बनाए हैं, लेकिन वाइकिंग्स वेस्ट में, ईस्ट में मंगोल के क्षेत्र से उभरा एक मंगोल, दैट इज़ द चंगेज़ खान, वो वेस्ट में एक्सपेंशन करेगा। तो जब वेस्ट में एक्सपेंशन करेगा तो कौन से इलाके छीन लेगा, यानी कि ये जो गोरोड बने हुए हैं द ट्रेडिंग टाउन्स, इनको कब्जा लेगा। इनको क्या कर लेगा? कब्जा लेगा अपने एक्सपेंशन के दौरान। तो इसे कहते हैं द इन्वेजन ऑफ द चंगेज़ खान इन दीज एरियाज़। इन इलाकों में अब चंगेज़ खान का दखल बढ़ जाएगा। तो चंगेज़ खान इनको और स्टेबल और इस्टेब्लिश करेगा इन इलाकों को। मतलब उस जोग्राफिकल रीजन की हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको कि कौन कौन उस पर आके गया। तो ये अर्ली हेरिटेज बताई जा रही, शुरुआती। सो द वाइकिंग्स क्रिएटेड फोर्टिफाइड ट्रेडिंग टाउन कॉल्ड गोरोड्स। देन द गेंगिस खान मंगोल एम्पायर इन्वेडेड 1240 एडी। तो 1240 एडी में वो इन्वेड कर गए। आगे उसके बाद कहानी, फ्यूडल स्टेट्स आर अराउंड डोमिनेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। तो धीरे धीरे अब जो मेन मुख्य शासक है उसने क्षेत्रीय लीडरों को उठाया, सामंत, फ्यूडल माने सामंत, और उनको कहा कि आप यहाँ पर राज करिए। तो फिर फ्यूडल्स के स्टेट्स इस्टेब्लिश हो गए। मेन सेंटर होता था द ट्रेडिंग सिटी, तो उसी ट्रेडिंग सिटी के अराउंड फिर फ्यूडल स्टेट इस्टेब्लिश हो गए। तो शुरुआत वाइकिंग्स के द्वारा सिर्फ किले बनाए गए, फोर्टिफाइड टाउन्स एज अ ट्रेडिंग सेंटर। मंगोल्स ने इन्वेजन किया, एम्पायर का हिस्सा बनाया। समय आगे बीता, ये ट्रेडिंग टाउन्स फ्यूडल्स के अधीन आ गए। इन्हीं ट्रेडिंग टाउन को सेंटर में रख के फ्यूडल्स ने अपना स्टेट बनाया, सामंतों का राज्य बना, सामंत राज्य स्थापित हुआ। अभी अलग अलग सामंत, तो इसके लिए वर्ड यूज़ कर लीजिए आप, डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज़। कोई बड़ी किंगडम्स नहीं है ये, कोई बड़े एम्पायर नहीं, प्रिंसिपैलिटीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करने लगी। ओके, क्लियर। अब आती है कहानी इसके बाद की, और वो आ जाएगा द रूल ऑफ ज़ार्स, द रशियन ज़ार। सो द ज़ारिस्ट रशिया 1547 से 1917। तो 1547 से 1917 तक द ज़ार्स, इनका शासन मजबूत रहेगा। ओके, तो मैंने यही बताया था कि एक्चुअली में ज़ार्स ने ही इस रीजन को रशियन एम्पायर के रूप में कंसोलिडेट करना शुरू किया। अलग अलग छोटे छोटे फ्यूडल स्टेट्स को जीतना शुरू कर दिया, अपने कंट्रोल में ले गए, और एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव रशियन एम्पायर बन जाएगा। ज़ार्स का इसमें बड़ा रूलर, तभी ज़ार बने द एम्पायर। तो सभी छोटे छोटी प्रिंसिपैलिटी में जो बैठे हैं वो हैं सामंत, लेकिन उन सामंतों में से वो व्यक्ति जो अब सामंत नहीं, उससे कुछ ऊपर उठ गया है, वो कई फ्यूडल स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले गया है, या कई फ्यूडल स्टेट्स उसको नजराना देते हैं, तो वो अब फ्यूडल तो नहीं रह सकता। तो उसने एक नाम उठाया, दैट इज़ जो रोमन कल्चर से बिलोंग करता था, दैट इज़ सीज़ार। सीज़ार अर्थात द ज़ार, तो वो ज़ार हो गए। तो ज़ार नेम कितना प्रोमिनेंट अब समझ आए, क्योंकि उसके पहले कुछ प्रिंसिपैलिटी सिस्टम है और उनसे अलग दिखाना है खुद को, तो फिर वो ज़ार हैं। जैसे भारत में जब मुस्लिम आए तो पहले मुस्लिम शासक जो 1206 से लेके 1526 तक हैं, 300 साल, वो सुल्तान हैं, वो सल्तनत है। सुल्तान मतलब कि उनकी सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं फुली इस्टेब्लिश नहीं थी, क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोल खलीफा का था।
खलीफा मतलब जो मुस्लिम वर्ल्ड को पॉलिटिकली रिलीजियसली कंट्रोल कर रहे हैं, ये उनसे अनुमति प्राप्त करने के अधीन थे। लेकिन उसके बाद जब मुग़लों की बात करें तो मुग़लों ने सम्राट का, एम्पायर का टाइटल लिया है। आई बात समझ में? उन्होंने खुद को एम्पायर का टाइटल दिया है। तो सुल्तान और सम्राट शब्द से ही महत्व बदल जाता है। इसी तरह जब ये स्थापित हो रहे हैं तो फ्यूडल लॉर्ड, सामंत से ज़ार तक का सफ़र है ये, तो कोई ज़ार बना है, इसलिए उसने खुद को बाकी सामंतों में खड़ा करके कहा कि आई एम नॉट लाइक यू, आई एम द ज़ार, आई एम द एम्पायर। ओके, तो दैट इज़ अ सिस्टम। और इसमें हमने पढ़ा कि 1721 में ज़ार पीटर द ग्रेट ने जो स्वीडन के साथ संधि की, द स्वीडिश किंग्स, उसके बाद पीस इस्टेब्लिश हुई इस पूरे रीजन में। लगातार सामंतों में होने वाले युद्ध और लगातार इस क्षेत्र पर कंट्रोल करने की जद्दोजहद ख़त्म हुई और इससे फिर पीस इस्टेब्लिश हुई। तो पीटर द ग्रेट की उस पीस ट्रीटी के साथ यहाँ पर एक क्लियर कट मैनर में 1721 ऑनवर्ड रशियन एम्पायर की नींव रखी गई। ओके, ये ट्रीटी ने एक्नॉलेज किया कि नाउ रशिया इज़ एम्पायर। ओके, तो इसलिए पीटर द ग्रेट इस चीज़ के लिए माने गए हैं। और फिर इसी ज़ार की सीरीज़ में आगे बढ़ते 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 अंतिम ज़ार की बारी आती है 1917 में, दैट इज़ ज़ार निकोलास II। उनको और उनके परिवार को फिर रेवोल्यूशनरीज़ ने ख़त्म किया। चला दो इसी थोड़ी देर के लिए। तो अब हम ज़ारिस्ट रशिया देखें 1547 1917 क्या हुआ इस समय में। सबसे पहले लिखा है द ज़ार्स यूनिफाइड एम्पायर बाय इंटरनल कॉलोनियलिज्म। तो ज़ार ने एम्पायर को यूनिफाई किया पूरा। जो अलग अलग फ्यूडल स्टेट्स हैं, जो अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, वो सारे क्षेत्रों में अपने लोग, अपनी सेना भेजा और उनको अपनी कॉलोनी बनाया। जैसे एक समय में ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश साम्राज्य के हेतु कॉलोनी बना लिया, ऐसे इन्होंने भी उन सभी क्षेत्रों को अपनी कॉलोनी बनाया। तो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया ज़ार्स ने, और उसी कॉलोनाइजेशन प्रोसेस के तहत रशियन एम्पायर यूनिफाई हुआ। ओके, क्लियर हुई? तो दैट वाज द फेज ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द रशियन एम्पायर अंडर द सिस्टम ऑफ कॉलोनियलिज्म। इंटरनल कॉलोनियलिज्म, ध्यान रखें, एक्सटर्नल कॉलोनियलिज्म नहीं है। ब्रिटिशर्स ने तो वहाँ से बाहर निकल करके भारत और बाकी क्षेत्रों में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में जा करके कॉलोनीज बनाई, दैट इज़ एक्सटर्नल कॉलोनियलिज्म। ये इंटरनल कॉलोनियलिज्म है। ओके, तो ये ज़ार ने किया। उसके बाद फॉरवर्ड कैपिटल बनाई एक। तो पुराने ज़माने में क्या होते थे, राजा महाराजा अपनी एक फॉरवर्ड कैपिटल भी बनाते थे, मेन कैपिटल के साथ साथ फॉरवर्ड कैपिटल। तो आपको बता दूं मैं, लगातार नॉर्थ वेस्ट से जो भारत पे उज़्बेकों के आक्रमण हो रहे थे, उनसे निपटने के लिए 13 साल के लिए अकबर भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे जाके बैठा था। तो अकबर ने 13 साल वहाँ डेरा लगाया था, दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा था। ओके, तो इसलिए फॉरवर्ड कैपिटल भी बनाई जाती थी इन सब कॉन्सेप्ट्स के तहत। तो ज़ारों के समय में मॉस्को की जगह पे एक कैपिटल और क्रिएट की गई, वो थी सेंट पीटर्सबर्ग। वो थी सेंट पीटरबर्ग। ओके, वे सेंट पीटरबर्ग का नाम सोवियत रूलरों ने बदला यूएसएसआर के अंदर। पहले नाम हुआ पेट्रोग्रेड, फिर नाम हुआ लेनिनग्रेड। क्यों? वो रिलीजियस एलिमेंट्स को नहीं मानते, तो कोई सेंट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे नाम नहीं चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा है फॉरवर्ड कैपिटल ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग क्रिएटेड। ये 1547 1917 का इतिहास चल रहा है। और जो भी पायनियर्स थे, पायनियर्स यानी कि इस क्षेत्र को इन ज़ारों से पहले जिन्होंने भी इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली नर्चर किया, जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग सेंटर्स, ट्रेडिंग रूट्स या इकोनॉमिक एक्टिविटी करने वाले लोग थे, द पायनियर्स, इन्होंने उन सबको खदेड़ा और यूराल के पार ईस्टवर्ड भेज दिया, उठाए और उधर भेज दिए। इसलिए आज की रशियन फेडरेशन में भी उन्हें एथनिक ग्रुप्स के रूप में वहाँ पर एक सर्टेन डिग्री की ऑटोनॉमस आइडेंटिटी अकॉर्ड की हुई है। उनकी अपनी एक ऑटोनॉमी है, इसलिए उनको काफ़ी आज़ादियाँ वहाँ दे रखी हैं। तो उस समय से उन्हें उठा करके वहाँ, जैसे ऐसा माना जाता है, देखो
सत्यता क्या है, तर्क क्या है, वो अलग बात है, लेकिन एक सिंपलिसिटी के लिए, ताकि बात रिलेट कर पाओ, कि जैसे कहा जाता है कि जब आर्यंस आए उत्तर भारत में, तो यहाँ पर जो पायनियर्स थे, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय के लोग, उनको उन्होंने साउथवर्ड पुश कर दिया। तो जब आर्यंस आए तो जो यहाँ पे जो लोग थे उनको, यानी कि द्रविडियंस को साउथवर्ड पुश कर दिया उन्होंने। इसीलिए इनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने फिर जो वहाँ पर पायनियर्स थे पहले के, उनको पुश किया ईस्टवर्ड टू साइबेरिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो साइबेरिया और नॉर्थ अमेरिका पुश कर दिया। क्लियर? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये सब हुआ जार के समय में। देखो कैसे ऐसे चल रहा है, जैसे एपिक चैनल पे फटाफट प्लेटफॉर्म पलट देते हैं वो ऐसे। अब ऐसा तो मेरे पास कुछ है नहीं, इतनी शक्ति तो है नहीं, लेकिन इतनी शक्ति तो है कि शायद हम चीज़ों को जोड़ पाएँ। जोड़िए। क्षेत्र ऐसा बियाबान था, व्यापारिक बस्तियां और रास्ते बना दिए वाइकिंग्स ने, और नाम रख दिए गोरोड। ऐसे कई गोरोड बनेंगे यहाँ पे। फिर चंगेज़ खान एक एम्पायर बनने की ओर निकला, एम्पायर इस्टेब्लिश किया। तो उस एम्पायर के तहत उसने उसके जो मंगोल एम्पायर, उसने इसे भी कवर कर लिया। कवर हो गया, लेकिन डायरेक्टली रूल कर सकते हो आप? कहाँ आपकी राजधानी मंगोल, कहाँ आप यहाँ बैठे? तो फिर फ्यूडल स्टेट्स क्रिएट हो गए। लेकिन कोई भी राज्य तब चलता है जब उसके पास संपदा होती है, वेल्थ। तो उसका आधार बनेंगे वही उस जमाने के बनाए हुए गोरोड, द ट्रेडिंग सेंटर्स, द सिटीज़। उसके आसपास सामंतों के राज्य खड़े हो गए। तो कई सारी प्रिंसिपैलिटीज़, उन्हीं में से एक शासक उभरा, द र्यूरिक। 9th सेंचुरी की बातें, और उस समय में 9th 10th सेंचुरी का समय है ये सारा। और र्यूरिक के बच्चे आगे, र्यूरिक किड्स ने मजबूत स्थान बनाना शुरू कर दिया अपने। और ये किस एथनिक ब्लॉक से बिलोंग करते थे? द कीवरस पीपल। ये कौन से लोग थे? द कीवरस पीपल। और जिस रीजन को इन्होंने अपना आधार बनाया था, नवागौड़ इलाका। फिर धीरे धीरे समय बदलता चला गया। 14th 15th 16th सेंचुरी का समय आ गया, और द सेंट्रल रशियन स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट आया इवान द फोर के समय में। इवान द टेरिबल। अब वही चौथा इवान द टेरिबल, एक रशियन सेंट्रल स्टेट जैसा कॉन्सेप्ट आया। और हो क्या रहा है उसमें? कुछ नहीं, प्रिंसिपैलिटीज़ पे प्रिंसिपैलिटीज़ जीती जा रही हैं, और एक सेंट्रल स्टेट बन रहा है द रशियन। All the principalities must be controlled by the Rus person. The Rus centered in the Moscow. So Moscow will control everything. The central Russian state. फिर समय और बदला, और इन युद्धों को विराम दिया किसी ने आके, और वो था पीटर द ग्रेट। और युद्ध को विराम दिया तो फिर कई नए क्षेत्र जुड़ गए अपने साथ, स्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और फिर उसने इंट्रोड्यूस किया यूरोप में आए रेनेसेंस से जुड़ी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। फिर जारीना द ग्रेट। जारीना कौन थी? द कैथरीना द ग्रेट। तो फिर कंसेप्ट और स्टेब्लिश हुए, साइंटिफिक डेवलपमेंट और हुई, विकास और हुआ, नई नई चीज़ें आने लगी। यूक्रेन जीत लिया, यूराल का कॉकेसस का उत्तरी क्षेत्र जीत लिया, ईस्ट का इलाका जीत लिया, ये कंट्रोल कर लिए। समय और आगे बढ़ा, बाकी के क्षेत्र भी कंट्रोल में आ गए। तो इस तरह से रशिया के बनने की कहानी बताई जा रही है आपको। तो वही यहाँ पर बताया है कि ज़ार ने यूनिफाई किया एम्पायर को इंटरनल कॉलोनियलिज्म करके। फॉरवर्ड कैपिटल भी बनाई, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग। जो भी पायनियर्स थे उस क्षेत्र में पहले के लोग, उनको पुश किया ईस्टवर्ड टू साइबेरिया, नॉर्थ अमेरिका। आगे कहानी अब बोल्शेविक रेवोल्यूशन की। 1917 से 1922 का समय। क्या किया उन्होंने? ज़ार निकोलास II एंड हिज फैमिली एग्जीक्यूटेड, उनको एग्जीक्यूट कर दिया। बोल्शेविक रेवोल्यूशन, दैट इज़ बाय व्लादिमीर लेनिन, द बोल्शेविक्स। रशियन सिविल वॉर शुरू हुई। रशियन सिविल वॉर फॉट 1917 से, फिर रशियन सिविल वॉर शुरू हो गई। एक तरफ रेड फ्लैग, द रेड आर्मी, एक तरफ द वाइट आर्मी। रेड आर्मी दैट इज़ द बोल्शेविक्स, वाइट आर्मी जो पहले से अरिस्टोक्रेसी से जुड़े हुए लोग। दूसरी तरफ जो अदर फैक्शन ऑफ सोशलिज्म है, द अदर सोशलिस्ट ग्रुप्स,